हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ हम देख लेते हैं। पहले इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हम जो दो वेव्स होती हैं वो सुपर इम्पोज करती हैं, तो दोनों वेव से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड रहेगा ये वाला, और ये रहेगा फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, और ये रहेगा सेकंड वेव का। ठीक है, तो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया? इंटेंसिटी। ये फर्स्ट वेव का है तो फर्स्ट की इंटेंसिटी, ये सेकंड का है तो सेकंड की इंटेंसिटी। रिजल्टेंट ये वाला एक्सप्रेशन आ गया था। ठीक है ना। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ पे होगी? जहाँ पे कोस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगी। कोस की मैक्सिमम जो वैल्यू जो होती है वो किस किस के बीच में लाई करती है? -1 से +1। कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो होगी वो -1 से और +1 के बीच में लाई करती है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी कोस की? +1। तो इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रहेगी? जहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसकी वैल्यू अगर +1 रखते हैं तो ये बन गया I1 I2 ट्वाइस ऑफ I1 I2। ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड में कर लेते हैं तो A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2, ये हो गया 1। तो ये क्या हो गया? A1 + A2 का होल स्क्वायर। मतलब I1 I2 की जगह हम लिख दें अगर √I1 का स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख दूं √I2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √I1 और √I2, ऐसा ही हो जाएगा ना। तो ये क्या बन गया? √I1 + I2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब रहेगी? जहाँ पे √I1 + I2 का होल स्क्वायर बनेगी। मिनिमम वैल्यू क्या होती है कोस की? -1। तो ये -1 ले लेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? √I1 का स्क्वायर √I2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ √I1 और √I2। ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? I1 - I2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगी क्या? मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है, जब दो वेव्स ऊपर इंपोज करती है तो ये क्या हो जाएगी? उनकी मिनिमम इंटेंसिटी। ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि दो वेव जो सुपर इम्पोज करती हैं तो उनमें एक पोलराइजेशन फैक्टर इंड्यूस होता है। तो वो पोलराइजेशन यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप का होता है। पहला है प्लेन पोलराइज्ड, सेकंड होता है हमारे पास एक सर्कुलर पोलराइज्ड होता है, और तीसरी जो वेव में पोलराइजेशन होता है वो होता है हमारे पास इलिप्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, तो उसकी कंडीशंस भी हमने यहाँ पे बता चुके हैं पहले कि कब कब क्या रहेगा, वो आप पिछले लेक्चर में देख लेना। ये वाला न्यूमेरिकल भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आता है। तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है हमारे पास फाइंड द पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमें इसका पोलराइजेशन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसने गलत लिख दिया। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट है ये इसमें लिखा जाएगा e⁻⁵ × y कैप, जैसे ये लिखेगा। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या कर दिया? पोलराइजेशन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम कैलकुलेट इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? E = E0, और इसके साथ में क्या हो जाएगा? e⁻⁴kz-ωt। ठीक है, प्लस इंटू इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x कैप, और प्लस सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? E0, और उसके साथ में क्या है? e⁻⁵ e⁻⁴kz-ωt इंटू क्या है? y। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास दो पार्ट हो गए। तो इसकी डायरेक्शन होगी x एक्सिस के अलोंग। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास ये हो गया x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड ये y कैप डायरेक्शन है, ये क्या बताता है? y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को डोनेट कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट रहेगा ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। तो पोलराइजेशन फैक्टर बताना है कि कौन सा पोलराइजेशन होगा, प्लेन पोलराइज होगा या कैसा पोलराइज होगा। तो वो देखने के लिए हम क्या देखते हैं? पहले इन दोनों के बीच का फेज देखते हैं। तो ये इसके बारे में ये फैक्टर जो होता है ये हमारे पास होता नहीं। जो हमारे पास ओरिजिनल वेव होती है उसके अंदर ये वाला फैक्टर नहीं होता है। तो ये वाला फैक्टर ना होने का मतलब क्या है कि ये जो है वो 0 होता है। तो ये वाला फैक्टर जो होता है ये हमारे पास होता नहीं है। तो ये इसके बारे में ये फैक्टर जो होता है ये हमारे पास होता नहीं। तो ये वाला फैक्टर नहीं होता है। तो ये वाला फैक्टर ना होने का मतलब क्या है कि ये जो है वो 0 होता है। तो ये वाला फैक्टर ना होने का मतलब क्या है कि ये
जनरल हमारे पास जो वेव इक्वेशन होती है ये वाला फैक्टर होना नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ये 1 के इक्वल होगा, तो ये वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसको e रेज़ टू पावर आइटा फाई को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 के इक्वल लिख देता हूँ। अगर ये 1 हो जाता है तो यानी कि जो जनरल वेव इक्वेशन है ये उसी की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल देगा। अगर ये 1 के इक्वल होता है तो 1 के इक्वल कब होगा, जब ये वाला जो फेज फैक्टर है वो 0 हो जाए। e रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे फाई जो होगा, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और फाई क्या है, दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस अगर 0 है दोनों वेव में, तो फेज डिफरेंस 0 है तो क्या कैसा पोलराइजेशन रहेगा, प्लेन पोलराइज। कैसी रहेगी वेव, प्लेन पोलराइज रहेगी। वेव कैसी रहेगी, प्लेन पोलराइज रहेगी, ठीक है। इसी तरह से अगला न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है। अगले न्यूमेरिकल में जब हम देख रहे हैं तो वो देखो क्या कह रहा है, एक अलग अलग, उसने एक में ही डाल दिया दोनों, इसमें अलग अलग बता दिया कि पहला जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 इंटू जे कैप, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। यानी कि ये किधर प्रोपेगेट कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रहा है। तो दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तभी प्लेन पोलर जो भी वेव बनेगी पोलराइजेशन फैक्टर आएगा। तो जब इन दोनों को प्लेन ये सुपर इम्पोज करेंगी तो देखो हमें चेक करना है कि ये किस टाइप का पोलराइजेशन है, प्लेन है, सर्कुलर है या इलिप्टिकल है। तो हमने कंडीशन बताई थी कि प्लेन पोलराइजेशन में क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा या पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा। इस टाइप का अगर फेज आता है तो वो कैसी वेव रहेगी, प्लेन पोलराइज्ड रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास, सर्कुलर पोलराइज्ड। सर्कुलर पोलराइज्ड के अंदर क्या था, या तो पाई बाई 2 फेज आए या 3 पाई बाई 2 फेज आए, इसी तरह से या 5 पाई बाई 2 आए, इसी तरह से मतलब पाई बाई 2 का मल्टीपल आए, तो वो हमारे पास कैसा रहेगा, सर्कुलर पोलराइज्ड रहेगा, ठीक है। तीसरा पोलराइजेशन फैक्टर क्या आया था हमारे पास कि अगर या तो, और उसके बाद सर्कुलर में क्या दे चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड चेक करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अगर एक इक्वल है और ये वाला फेज है तो हमारे पास होगा सर्कुलर पोलराइज्ड। ये वाला फेज डिफरेंस है और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो हमारे पास कैसा रहेगा, इलिप्टिकल पोलराइज्ड। या फिर फेज डिफरेंस 0 पाई 2 पाई 3 पाई और पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 इनके अलावा कुछ और आ जाए, ठीक है ना, पाई बाई 4 भी है तो आ सकता है, तो वो इस टाइप का फेज डिफरेंस आ जाए तो वो कैसी वेव रहेगी हमारे पास, इलिप्टिकल पोलराइज्ड रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, हम चेक करते हैं पहले कि किस टाइप की वेव है ये, कैसा पोलराइजेशन है। तो देखते हैं, फेज चेक कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। इसका फेज है पाई बाई 3, इसका है माइनस पाई बाई 6, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस माइनस पाई बाई 6, दोनों में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2। फाई की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2। तो दोनों वेव जब सुपर इम्पोज करेंगी तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई 2, और पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। फिर इसका एम्पलीट्यूड चेक करेंगे तो यहाँ पे भी A0 है, यहाँ पे भी E0 है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल है। अगर पाई बाई 2 फेज है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो कैसा होगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है। अगर ये फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, ये इक्वल नहीं होता, तो अगर ये इक्वल नहीं होता, मान लो ये यहाँ पे 2 होता, ठीक है, या यहाँ पे 3 होता, दोनों इक्वल नहीं है ना, मैग्नीट्यूड लेते इसका, तो ये कैसी हो जाती है हमारे पास, इलिप्टिकल। कैसा हो जाता, इलिप्टिकल पोलराइज्ड, ठीक है। ये क्या हो जाता हमारे पास है, इलिप्टिकल पोलराइज्ड हो जाता, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगले में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो क्या है, पोलराइजेशन तो चेक करना ही है, साथ में कह रहा है फाइंड द पोलराइजेशन वेदर इट इज राइट और लेफ्ट, ठीक है। पोलराइजेशन फैक्टर भी निकालना है और साथ में ये भी चेक करना है कि वो लेफ्ट सर्कुलर लेफ्ट पोलराइज है या राइट पोलराइज है, वो भी चेक करना है साथ में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है E1 E0 साइन kz माइनस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E0 साइन
के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू जे कैप, ठीक है। दूसरा फील्ड ये दे रखा है, ये साथ में ओमेगा भी है, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा भी लगा रखा है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी। तो हमें क्या चेक करना है, अब ये कैसा पोलराइजेशन ये करना है, ठीक है, राइट सर्कुलर है या लेफ्ट सर्कुलर है। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले पे चेक करेंगे, देखो इफ जेड इज इक्वल टू 0, सबसे पहले तो जेड को 0 पुट कर दो, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया और यहाँ पे भी जेड की वैल्यू क्या कर दी, 0 पुट कर दी। तो 0 पुट कर दे क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप, तो ये वाला बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट करते क्या बन गया, ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ये वाला हो गया, ठीक है। ये वाला कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, इस वाले के काम होने के बाद क्या करेंगे, एक बार ओमेगा टी को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जब ओमेगा टी को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और आई कैप हो गया ये क्या हो जाएगा, आई कैप तो फिर बचेगा, अरे सॉरी ये साइन नहीं है, ये कोसाइन लिखा हुआ है पूरा, COSINE, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो वेव है ये ओमेगा दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, कोसाइन लिखा हुआ है, सॉरी, ये क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा कोसाइन और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोसाइन, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन, ठीक है। तो एक बार z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ओमेगा टी और कोसाइन ओमेगा टी जे कैप। ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करो तो साइन 0 की वैल्यू होगी 0, तो E1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया E नॉट इंटू जे कैप या कह दो वाई कैप। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक बार 0 पुट कर दिया इन दोनों इक्वेशंस में। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस में एक बार ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो पाई बाई 2 पुट करके देखो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये बन गया ई नॉट आई कैप या एक्स कैप लिख दो, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो 0 वाले पॉइंट पे हमारे पास फर्स्ट वाले की वैल्यू 0, दूसरे वाले की वैल्यू होगी क्या, ई नॉट वाई कैप। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट तो हमारे पास है, कहाँ पे है, एक्स एक्सिस का तो यही होगा E1 ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई कैप फर्स्ट वाला, ओके। यहाँ पे हमने इधर ले लिया एक्स एक्सिस और इधर ले रखा है वाई एक्सिस, ठीक है ना, इधर ले रखा है एक्स एक्सिस और इधर ले रखा है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो एक बार E1 की वैल्यू तो 0, x का कंपोनेंट तो 0 और y का कंपोनेंट की कुछ वैल्यू है E नॉट y, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है कुछ भी, तो x वाले कंपोनेंट की वैल्यू तो 0 और y वाले की कुछ वैल्यू है, तो यानी कि इनिशियल पॉइंट हमारे पास पहले ये था, फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है। सेकंड वाले में पहले ये याद रख लेना कि पहले 0 पुट करना है, ओमेगा टी को पहले 0 पुट करना है और उसके बाद पाई बाई 2 पुट करना है। तो सेकंड वाले में जिस टाइम पे हमने पाई बाई 2 पुट किया उस टाइम पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू है, y की 0 है, तो y की 0 ये, x की कुछ ना कुछ वैल्यू इधर रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट और ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। अब क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड के इसको हाथ को लेकर के, ठीक है, इसको एक्सिस मानते हुए सर्कल बनाना है, ठीक है, या जिस भी एंड से बने, मेरा कहने का मतलब है यहाँ इसको एक्सिस मानते हुए सर्कल बनाना है। सर्कल कैसे बनेगा, जैसे मान लो इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो सर्कल किससे बन रहा है, राइट हैंड से, इधर लिया हमने और इसकी तरफ लेके जाएंगे तो सर्कल बना राइट हैंड से। दूसरी बात कर लेता हूं मैं, एक्सिस ये मान लिया, पहले पॉइंट आ गया ये और दूसरा पॉइंट आ गया ये। अब सर्कल कैसे बनेगा, अब सर्कल बनेगा लेफ्ट हैंड से, क्योंकि राइट हैंड से तो सर्कल बन नहीं रहा, ठीक है ना। अब बनेगा सर्कल किससे, थंब को इधर रखते हुए लेफ्ट हैंड से बनेगा सर्कल। तो जब सर्कल हमारे पास राइट हैंड से बन रहा हो, थंब को इधर रखेंगे, तो सर्कल अगर राइट हैंड से बन रहा है तो इसको बोलेंगे राइट पोलराइज्ड। क्या बोलेंगे, राइट पोलराइज्ड। अगर सर्कल किससे बन रहा हो, लेफ्ट हैंड से बने, तो उसको बोलेंगे क्या,
लेफ्ट पोलराइज्ड, क्या बोलेंगे उसको, लेफ्ट पोलराइज। क्वेश्चन ये भी आता है कि उसका पहले पोलराइजेशन चेक करो, ठीक है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है या कैसा है। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, सर्कुलर पोलराइजेशन बन जाता है, और सर्कुलर पोलराइजेशन बनने के बाद क्या होता है उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से हम चेक करते हैं कि वो लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड है या राइट सर्कुलर पोलराइज्ड है। तो सर्कल, इसको थंब को बाहर में रखते हुए, एक्सिस मानते हुए, राइट हैंड से अगर सर्कल बनता है तो उसको बोलेंगे राइट सर्कुलर पोलराइज्ड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड से बन रहा है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड। ध्यान क्या रखना है, पहले ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करनी है और बाद में π/2 पुट करनी है। ओमेगा टी की वैल्यू 0 पहले पुट करनी है, π/2 बाद में लेनी है, वरना उल्टा हो जाएगा। क्योंकि अगर π/2 पहले पुट कर लेंगे और ओमेगा टी की वैल्यू 0 बाद में पुट करेंगे तो फिर वो है राइट सर्कुलर वाले का तो लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट वाले का राइट बन जाएगा, ठीक है।